तो स्टूडेंट्स, अब हमारा पेपर पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी बीएससी पार्ट 2 का, ठीक है। तो ये जो हमारा पेपर है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मैंने आपको बताया था, आप पहले ही हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, कुछ हमने परिभाषा भी लिखी थी। आज हम इसको डिटेल से विस्तार से पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। हिंदी में बोलते हैं इसे जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन हम उस दिन भी हमने पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़े थे, आज हम फिर से कुछ रिपीट करेंगे। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी। जीव विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी, तो ये है हमारा क्या? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या है कि जब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी यानी कि जब जीव विज्ञान के सिद्धांतों को और टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को आपस में मिला दिया जाता है, तो जिस नए विज्ञान का जन्म होता है, जो नई साइंस डेवलप होती है, वो क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी अराइजेज आफ्टर द मर्जर ऑफ बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम्स को जब टेक्नोलॉजिकली मिला दिया जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी बनती है। यानी कि जब जीव विज्ञान के तंत्र को प्रौद्योगिकी के साथ मिश्रण कर दिया जाए, सम्मिश्रण कर दिया जाए, जो नया विज्ञान बनता है वो क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। आगे हम इसकी परिभाषा एक बार फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ हिस्ट्री के बारे में देखो। जो बायोटेक्नोलॉजी थी, यह टर्म 1917 में एक हंगेरियन साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, कार्ल एरिके। कार्ल एरिके हंगेरियन, हंगरी देश है, वहाँ के वैज्ञानिक थे, हंगेरियन साइंटिस्ट। इंजीनियर थे ये। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म या बायोटेक्नोलॉजी शब्द इन्होंने दिया था, ठीक है। क्या है यह? इट इज कंसर्न विद द, ये लिखना है आपको, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स for the production of यूजफुल प्रोडक्ट्स। यानी कि यह क्या है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, जितने भी जो जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो जैविक भाग होते हैं, उनका इसमें उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उनका उपयोग किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, उपयोगी उत्पादों के निर्माण में, उपयोगी उत्पादों के निर्माण के लिए यदि जैविक भागों का, जैविक क्रियाओं का उपयोग किया जाए, तो वो जो विज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत
जैविक क्रियाओं का उपयोग करके उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। यह क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। और हम थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझते हैं। अभी थोड़ी परिभाषाओं को और हम अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी सारी परिभाषाएं हमें हमारे पास इसके लिए। एक और परिभाषा है द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस utilization of biological process, the development and utilization of biological process forms and systems for obtaining maximum benefits to man and other forms of life. To man other forms to man and other forms of life. ठीक है, to man and other forms of life. इसका क्या अर्थ है कि जितने भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, यानी कि जैविक क्रियाएं और जैविक तंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनका यूटिलाइज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स, यानी कि मानव के लिए, मनुष्य के लिए और जीवन के दूसरे जो हिस्से होते हैं अन्य जीव जंतुओं के लिए, ताकि उनके लिए अधिकतम से अधिकतम उनका हमें लाभ मिल सके। ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक तंत्र हैं या जैविक प्रकार हैं, फॉर्म्स हैं, प्रकार हैं, उन सबको इस प्रकार से विकसित किया जाता है या उन सबका इस प्रकार से उपयोग किया जाता है ताकि मानव का अधिक से अधिक लाभ हो सके। और इसके अलावा जितने प्रकार के दूसरे अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं उनका भी अधिक से अधिक लाभ इस प्रक्रिया से मिल सके। तो ऐसा विज्ञान जिसमें ये सारा सिस्टम इंक्लूड किया जाता है, जिसमें सारे प्रयोग किए जाते हैं, वो विज्ञान क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, जैविक क्रियाओं
प्रकारों व तंत्रों का इस प्रकार से विकास करना, इस प्रकार से विकास करना अथवा उन्हें उपयोग में लाना, उन्हें उपयोग में लाना, जिससे मानव को व अन्य दूसरे जीव जंतुओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, जैविक क्रियाओं को, यानी कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उनके अंदर चलने वाली क्रियाओं को, जैविक प्रकारों को या जैविक तंत्रों का इस प्रकार से विकास करना, उनको इस प्रकार से विकास किया जाए या इन सभी को इस प्रकार से उपयोग में लाया जाए जिससे कि मानव को व अन्य दूसरे जीव जंतुओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ऐसे जो विज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है भाई? बायोटेक्नोलॉजी। आप लिख लीजिए, इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। एक और परिभाषा आती है बायोटेक्नोलॉजी की। यह परिभाषा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा 1981 में दी गई थी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा 1981 में यह परिभाषा दी गई थी। क्या है ये परिभाषा? लिखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, समझाता भी चलूंगा साथ साथ। द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री the integrated use of
बायोकेमिस्ट्री, द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस। माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस in order to achieve technological in order to achieve technological application of the capabilities of microorganism, microorganisms, culture tissues, cultured tissues, cells and parts thereof, and parts thereof। ठीक है, इसका क्या मतलब है? and parts thereof। हाँ देखिए, मैं इसका मतलब समझाता हूँ। द इंटीग्रेटेड यूज, पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। द इंटीग्रेटेड यूज का मतलब क्या है? समाकलित उपयोग। समाकलित उपयोग किस किस का? बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन का, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का, सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का, और इंजीनियरिंग साइंसेज यानी कि तकनीकी विज्ञान का। इन सभी का समाकलित उपयोग किया जाए इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, यानी कि हम जो तकनीकी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन यानी कि जो तकनीकी रूप हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ, यानी कि क्षमताओं का, ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ क्षमताओं का, माइक्रोबायो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव, कल्चर टिश्यूज संवर्धित कोशिकाएं या ऊतक और उनके भागों का, यानी कि सूक्ष्म जीव, कल्चर टिश्यूज यानी संवर्धित कोशिकाएं, कोशिकाएं, संवर्धित ऊतक, कोशिकाएं और उनके भागों का अगर एवं उनकी क्षमताओं का अगर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, ठीक है, उनकी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ठीक है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंस इन सब का समाकलित उपयोग हो, तो ऐसा विज्ञान क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। एक बार मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ इस परिभाषा को, फिर हम एक बार इस परिभाषा को दोबारा समझेंगे जब थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ। जैव प्रौद्योगिकी में
जैव प्रौद्योगिकी में जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी में जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान या अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी विज्ञान का समाकलित उपयोग का समाकलित उपयोग समाकलित उपयोग करके तकनीकी व व्यावसायिक अनुप्रयोगों द्वारा व्यावसायिक अनुप्रयोगों द्वारा सूक्ष्मजीव व संवर्धित ऊतक सूक्ष्मजीव व संवर्धित ऊतक कोशिकाओं कोशिकाओं व भागों का उपयोग किया जाता है। वह भागों का उपयोग किया जाता है। वह भागों का उपयोग किया जाता है। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैव प्रौद्योगिकी में जैव रसायन, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में जैव रसायन यानी कि जैव रसायन जो होता है, यानी कि जितने भी प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं हैं जो कोशिका में या शरीर के अंदर चलती रहती हैं, चाहे वो पादप शरीर हो, चाहे वो जंतुओं का शरीर हो। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी जो हम माइक्रोब्स की या सूक्ष्म जीवों की रचना अध्ययन करते हैं उनमें। कोशिका विज्ञान, कोशिका की जो हम बात करते हैं उसमें। और अभियांत्रिकी का समाकलित उपयोग, समाकलित उपयोग यानी कि इन सब का एक साथ मिलकर के उपयोग किया जाए, ठीक है। समाकलित उपयोग तकनीकी व व्यावसायिक अनुप्रयोगों द्वारा, सूक्ष्म जीव तकनीकी व व्यावसायिक अनुप्रयोगों द्वारा इन सभी का समाकलित उपयोग किया जाए और उनका तकनीकी व व्यावसायिक अनुप्रयोग किया जाए, यानी कि उन सभी को इस प्रकार से प्रयोग किया जाए, इन सभी का समाकलित जो उपयोग है इस प्रकार से किया जाए कि हम उसको तकनीकी रूप से, ठीक है, तकनीकी रूप से इन सारी क्रियाओं को हम बाहर करा सकें, ठीक है ना, शरीर से बाहर करा सकें। द्वारा सूक्ष्म जीव संवर्धित ऊतक व कोशिकाओं व भागों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अब मैं आपको इसको परिभाषा को एक बार फिर से ढंग से समझाऊंगा, एक एक शब्द का मतलब खुल करके। ये क्या है, परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, मुश्किल है, समझने में बहुत लंबी है, इसलिए आसानी से समझ में नहीं आती। बार बार हमें इसको पढ़ना पड़ेगा जबकि जाके समझ में आएगी। पहले आप इसको पूरा लिखिए, फिर मैं दोबारा इसका पूरा मतलब समझाता हूँ।
देखिए हम क्या करें, मैं इसको थोड़ा सा खोल के इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए वास्तव में जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसमें क्या है, हम ये मान के चलें, मैं जैसे यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रब करके यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये लाइन से ऊपर लिख रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है, वायरस हो, फंगस हो, एल्गी हो। इसके अलावा जो पादप कोशिकाएं हैं या जंतु कोशिकाएं हैं, ऐसी कोशिकाएं हो, ठीक है ना, इन कोशिकाएं हो, ये जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, ठीक है। तो इन कोशिकाओं के अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। इन कोशिकाओं में क्या भैया, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं का कोई ना कोई उत्पाद इन्हीं कोशिकाओं में बनता रहता है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन हम उन्हें बोल देते हैं क्या, बायोलॉजिकल रिएक्शंस। क्या बोल देते हैं हम उन्हें, बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ये कहाँ चलती रहती हैं, ये इन कोशिकाओं के अंदर सदा अनवरत चलती रहती हैं। रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं इन कोशिकाओं में हमेशा होती रहती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोशिका हो, ठीक है। इन जैव रासायनिक क्रियाओं का कुछ ना कुछ उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है। कोई ना कोई उत्पाद या प्रोडक्ट इन जैव रासायनिक क्रियाओं का बनता है, ठीक है ना। अब ये जो उत्पाद होता है या प्रोडक्ट होता है, ये इन कोशिकाओं के ही काम आ जाता है, इन कोशिकाओं के काम आ जाता है। जैसे हम कहें, इसका उदाहरण दें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट आई इसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर लाइट पड़ी, पत्तियों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, पत्तियों ने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जो पत्तियों में जल होता है उसका उपयोग करके क्या बना लिया, ग्लूकोज। क्या बना लिया, ग्लूकोज। ठीक इसके उलट हम श्वसन की बात करें, ग्लूकोज, इसके ऊपर ऑक्सीजन की क्रिया हुई, क्या बन गया, CO2 प्लस H2O, ठीक है ना, प्लस ऊर्जा निकल गई, एनर्जी निकल गई, एनर्जी बाहर निकल गई। तो ये क्या बने, ऊर्जा क्या है, उत्पाद है जो काम आता है। ऊर्जा क्या है, उत्पाद है जो काम आता है। इसके अलावा और क्या क्रियाएं होती हैं, डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जो प्रोटीन होते हैं, किसी भी कोशिका में असंख्यों प्रोटीन का निर्माण हमेशा चलता रहता है। ये प्रोटीन अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि कोशिकाओं के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। कोई प्रोटीन जो होता है कोशिका में एंजाइम का यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है, कोई जो प्रोटीन होता है कोशिका की संरचना निर्माण का कार्य करता है, कोई प्रोटीन होता है कोशिका की ऊर्जा उत्पादन में कार्य आता है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रोटीन हैं जो कोशिकाओं के कार्य आते रहते हैं। ये प्रोटीनों का निर्माण हमेशा अनवरत कोशिकाओं में चलता रहता है। तो इस प्रकार से कोशिकाओं के अंदर, चाहे वो माइक्रोबायल, चाहे वो सूक्ष्म जीवों के अंदर सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं हों या उसके ऊपर जो हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो बड़े ऑर्गेनिज्म में बड़े जीव हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी कोशिकाएं हों, उनकी कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं यानी कि जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा इस्तेमाल, अब हमें क्या पता चला कि मान के चले कि हम कोई एक प्रोटीन है, उदाहरण के तौर पे हम माने कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में एक अंग होता है, मानव शरीर में एक अंग होता है पेनक्रियाज। क्या अंग होता है, पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज में एक प्रोटीन का निर्माण होता है इंसुलिन। ये क्या है, प्रोटीन इंसुलिन। ये इंसुलिन का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करना, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ये जो इंसुलिन होता है ये हमारे रक्त में से अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को निकाल देता है। क्या कर देता है, निकाल देता है। अब जिन व्यक्तियों के शरीर में ये पैनक्रियाज खराब हो जाता है या किसी वजह से इंसुलिन का निर्माण होना बंद हो जाता है तो उनके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति को मधुमेह का रोग हो गया, डायबिटीज़ की बीमारी हो गई। अब
इसका इलाज क्या है कि कई तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज की जो मात्रा है रक्त में अपने आप कम हो जाए। लेकिन अब कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि हम किसी प्रकार से इस इंसुलिन का निर्माण ही बाहर कर सकते हैं। जो शरीर में बनता था, शरीर में अगर किसी वजह से नहीं बन पा रहा तो इसका निर्माण बाहर करने लग जाए। तो ठीक है ना। अब इसका निर्माण बाहर करने के लिए क्या किया जाएगा भाई, पैनक्रियाज की कोशिकाएं ली जाती हैं। ठीक है, पैनक्रियाज की कोशिकाएं ली जाती हैं, जानवरों की कोशिकाएं ले ली जाती हैं पैनक्रियाज की, चाहे वो पिग हो, सुअर जैसे, डॉग, काऊ, किसी भी जानवर के शरीर की कोशिकाएं ले ली जाती हैं। उन कोशिकाओं को संवर्धित माध्यम पे संवर्धन किया जाता है। उन कोशिकाओं को, खाली पैनक्रियाज की कोशिकाएं ले ली, उन कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम पे संवर्धित किया गया। फिर इन कोशिकाओं से क्या करते हैं, इन कोशिकाओं से क्या करते हैं, इंसुलिन के लिए उत्तरदायी जीन को पृथक कर लिया जाता है। इंसुलिन के लिए उत्तरदायी जीन को पृथक कर लिया जाता है, या आप लिख लीजिए, जीन को पृथक कर लिया जाता है। ठीक है ना। अब इस जीन को पृथक करके इस जीन को किसी भी प्रकार से या किसी भी अन्य सूक्ष्म जीव के अंदर डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है, सूक्ष्म जीव में डाल दिया जाता है। इस इंसुलिन जीन को पृथक करके किस में डाल देते हैं, सूक्ष्म जीव में। जैसे डाल दिया बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में इसको डाल दिया। अब बैक्टीरिया में डालने के बाद क्या होता है, इस बैक्टीरिया को फिर से संवर्धित माध्यम पे एक ऐसा आर्टिफिशियल माध्यम होता है, संवर्धित माध्यम जिसे बोलते हैं, इसमें इस बैक्टीरिया को प्रयोगशाला के अंदर इसकी ग्रोथ कराई जाती है, इसकी वृद्धि कराई जाती है। जब ये बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है जहाँ पे इन बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है एक कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल एनवायरनमेंट में। ठीक है ना, सीमित तापमान में, सीमित वातावरण के अंदर इन बैक्टीरियाओं की, इन जीवाणुओं की वृद्धि कराई जाती है। फिर ये जीवाणु क्या है, इस इंसुलिन जीन का उत्पादन करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर इस इंसुलिन को इस संवर्धित माध्यम में से अलग निकाल के दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अब हमने देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें जैव रासायनिक क्रियाओं को समझा, बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रासायनिक क्रियाओं को समझा। कौन सी जैव रासायनिक क्रियाएं थी, इंसुलिन का निर्माण होना। ठीक है, उसको समझते हुए हमने कोशिका में से, कोशिका विज्ञान लिखा है, कोशिका में से उस इंसुलिन को बनाने के लिए उत्तरदायी जीन को बाहर निकाल लिया। प्रत्येक प्रोटीन के निर्माण के लिए कोशिका में एक जीन उत्तरदायी होता है। कोशिका के अंदर प्रत्येक प्रोटीन के निर्माण के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है। वो जीन केवल उसी प्रोटीन के निर्माण में काम आता है। तो हमने इंसुलिन प्रोटीन के लिए उत्तरदायी जो जीन है उसको बाहर निकाल लिया। तो हमने कोशिका विज्ञान को पढ़ लिया, हमने जैव रसायन को पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस जीन को बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, उस जीन को हमने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, बैक्टीरिया के कोशिका में डाल दिया। तो हमने क्या पढ़ लिया भैया, हमने सूक्ष्मजीव विज्ञान को भी यहाँ पे उपयोग में ले लिया, सूक्ष्मजीव विज्ञान को भी हमने काम में ले लिया। फिर उस बैक्टीरिया को हमने संवर्धित माध्यम के ऊपर इसकी वृद्धि कराई लेबोरेटरी के अंदर। तो यहाँ पे हमने सूक्ष्मजीव को संवर्धित माध्यम में वृद्धि कराई, सूक्ष्मजीव और संवर्धित ऊतकों की हमने यहाँ पे वृद्धि कराई, तो कल्चर हो गया। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने इस संवर्धित माध्यम में से इंसुलिन को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के उसको दवाई के रूप में उपयोग करने लग गए। तो इन सभी का एक समाकलित उपयोग से हमको अंतिम क्या उत्पाद मिला, इंसुलिन प्रोटीन, जो हमें बाहर ही मिल गया, जिसका दवाई के रूप में सीधा सीधा उपयोग होने लग गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं इसको परिभाषा को फिर से समझा रहा हूँ, आप फिर से समझिए। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी तो आपको यही परिभाषा लिखनी है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की यही परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद आपको इसे आगे समझाना है। देखो, जैव प्रौद्योगिकी में जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है, जैव रसायन का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग किया जाता है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है, कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग साइंस अभियांत्रिकी विज्ञान का यूज़ किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। इन सभी का समाकलित उपयोग, एक साथ इन सभी का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा इस उदाहरण में सबका एक साथ उपयोग हो गया। समाकलित उपयोग करके हमने इसको
तकनीकी व व्यावसायिक रूप से इसको काम में लिया। हमने तकनीकी रूप से तो काम में लिया। ये सब क्या है कि पहले शरीर के अंदर, मानव के शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही थी, हमने उसको बाहर करा दी, बैक्टीरिया में करा दी। फिर उस बैक्टीरिया को हमने लेबोरेटरीज के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर इसकी वृद्धि कराई, जिससे हमें इंसुलिन बाहर मिल गया। तो तकनीकी व व्यावसायिक अनुप्रयोगों द्वारा सूक्ष्म जीव संवर्धित ऊतक व कोशिकाओं व भागों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमने इनका संवर्धन कराया, संवर्धन करा के हमने इंसुलिन को बाहर निकाला। तो हमने क्या करा, इन सभी का तकनीकी व व्यावसायिक अनुप्रयोग कर दिया और हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। यह उत्पाद बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट यानी कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद कहलाता है। ठीक है ना, तो यही है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ऊपर वाला आप भी चाहें तो आप इसको रफली बना भी सकते हैं समझने के लिए, फिर हम आगे चलेंगे। हम इसके बाद इसके पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है ना, स्कोप क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके स्कोप्स के बारे में अध्ययन करेंगे।